जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए हाजिर हैं एक बार जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चनों के साथ जीके जीएस के भोकाल प्रश्न में पार्ट नंबर 4 को लेकर, जो आपके सभी एग्जाम एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल विशेषकर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 25 क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार। तो आपको बता दें, ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 PM पर होती है, 6 बजे, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो क्लास में डेली जुड़ें और आपको अपना बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप डेली हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं, आपकी तैयारी मजबूत होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ सभी बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था? निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब बनी तो उसके समकालीन भी कई सभ्यताएं थीं, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, दक्षिण एशियाई में सभ्यताएं थीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन उस वक्त रूस में कोई सभ्यता नहीं थी। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कहेंगे सर रूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहले जो इसकी खोज हुई वो 1921 में इसकी खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, जिसका प्रमुख स्थल जो था उन्होंने खोजा था, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा इसका पहला स्थल खोजा गया था, जो दयाराम साहनी ने खोजा था। किसने? दयाराम साहनी जी ने खोजा था। ठीक है, उसके बाद 1922 में रखालदास वर्णी ने हड़प्पा सभ्यता खोजी थी, वो मोहनजोदड़ो स्थल खोजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? 2018-19, 2017-18, 2014-15, 2015-16 बताएंगे। यानी कि पहले क्या हुआ था, रेल बजट को और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2017-18 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को फिर से एक कर दिया गया। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को पुनः एक कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक पुस्तक आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, चाहे आप एसएससी जीडी दें, एसएसबी हेड कांस्टेबल दें, कोई भी एग्जाम दें, एक पुस्तक आएगी। पुस्तक कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? सआदत हसन मंटो, मोहसिन हामिद, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह। बताएंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तय है आना, इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। डेली अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। शाम को डेली 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करा, भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि भारत का कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न, और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। मैं आपको बताऊं, कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है, ऐसा कौन चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शनों में से ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें भारत रत्न तो मिला ही है, उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान भी दिया गया। तो आपको याद रखना ऐसे नेता हैं मोरारजी देसाई जी। ठीक है, जब इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। ठीक है, ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। और आपके इनके बारे में एक बात और याद रखना, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार, उसके बाद जो जनता दल ने सरकार बनाई, उसके जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो मोरारजी देसाई जी ही चुने गए थे। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मार्शल आर्ट थांगता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताएंगे, थांगता जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम, ओडिशा, मणिपुर या असम? मैं आपको बताऊं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद ना, ये किसका है? मणिपुर का है, मणिपुर का है। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ऐसे जैसे आपको असम के एक लोक नृत्य कई बार पूछे गए हैं, जैसे बिहू, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है, जिसका नाम क्या? सत्रिया। ये आपके एग्जाम में क्यों पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इससे पहले 7 शास्त्रीय नृत्य थे, 8वां शामिल होने वाला ये नया है, ये 2002 में शायद जोड़ा गया है। आप लोग देखिए, इसको चेक कीजिएगा। फिलहाल सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है और उड़ीसा का उड़ीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किरा एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम होता है? साइंस आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस बार भी आना तय है। तो क्वेश्चन आपको बताना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो
मानव का बाल हो या गेंडे का सींग हो, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं केराटिन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या रहा है? क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सिर्फ समझना है। क्या कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। उसका अधिनियम का नाम क्या था? गर्भाधारण पूर्व और प्रशासन पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। ये कब पारित किया गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा, ये कब पारित किया गया बताएंगे। ये कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है, ये आपका पारित किया गया था 1994 में। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की जलवायु के चाय के बागान के लिए उपयुक्त होती है? बताएं, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जैसे दियाई तक दिया गया था, कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल की है। दार्जिलिंग की चाय एक क्वेश्चन ये बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चाय के बागान जो है सबसे ज़्यादा फेमस है ब्राज़ील में। ठीक है, नहीं उसमें कॉफ़ी के, सॉरी वो कॉफ़ी है। फिलहाल चाय कॉफ़ी लगभग एक है। कॉफ़ी के बागान हैं कहाँ में? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में इनको क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, फजेंडा कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है चाय के बागान के लिए प्रयुक्त जो जलवायु होनी चाहिए वो गर्म हो और नम हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्म और नम जलवायु चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो आपको याद रखना है, इसका का नाम है जैक्स क्लेसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैक्स क्लेसिस का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्शल आर्ट हॉर्नबे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल आर्ट हॉर्नबे किस महाद्वीप का? पहले आपसे एक देश पूछ लिया गया, इस बार आपसे महाद्वीप पूछ लिया गया है। बताएं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। बताएंगे मार्शल आर्ट हॉर्नबे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो आपको याद ना, जो मार्शल आर्ट हॉर्नबे है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आपको याद रखना है ये आपका अफ्रीका से संबंधित। कहाँ से? अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अफ्रीका के बारे में क्या जानकारी है आपको? तो मैं आपको बता दूं, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं, जो अर्जेंटीना में बिल्कुल नीचे, इस प्रकार से अफ्रीका में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे बिल्कुल नीचे अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। कई बार आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद ना, अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है? जो कि आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संलग्न को क्या कहा जाता है? बताएंगे, श्रुति सूत्र, आगम सूत्र, पीवी सूत्र या अवस्था सूत्र। जो महावीर हैं, भगवान महावीर, मैं आपको बता दूं भगवान महावीर जो हैं इनका संबंध जैन धर्म से है। काहे से? जैन धर्म से। कौथवें तीर्थंकर हैं? तो आपको 24वें तीर्थंकर हैं ये, और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव ये पहले संस्थापक हैं, पहले उनको क्या कहते हैं यार, पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। और 24वें आपके जो थे वो महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर जी। ये जैन धर्म के अनुयायी रह चुके हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि इनकी जो शिक्षाएं हैं उनके संलग्न को क्या कहा जाता है? तो आपको याद ना, आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी लोगों का, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, असम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 1671 में, 1635, 1682, 1652। बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा सर 1671 में, 1671 में, याद रखेंगे। बात करें मुगल साम्राज्य की तो बताने की जरूरत नहीं, 1526 में, सॉरी 1526 में तो ये क्या नाम उसका, हाँ 1526 में मुगल काल जब आया शुरू हुआ तो कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यहाँ पर, और बाबर जीत गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और वहीं से मुगल काल शुरू हो गया था। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा असम में पारंपरिक घरों में स्टल्ट पर क्यों बनाए जाते हैं, बताएंगे। असम में पारंपरिक घरों को स्टल्ट पर क्यों बनाया जाता है? प्रदूषण का खतरा है, बाढ़ और वन्य जीवों से खतरा है, भारी सूखे से खतरा है, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा है, बताएंगे। ये थोड़ा कहने का मतलब ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल में है, तो आपको इसका राइट आंसर क्या है बताइए। देखिए असम में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बाढ़ है, पहली बात तो बाढ़ है, और काहे का, और वन्य जीवों का खतरा, क्योंकि वन्य जीव आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा हमें लगता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद असम में जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस पर एक अपना प्रभाव जमाए हुए है। ठीक है, चलिए असम के, अच्छा अब आ ही गया है असम के राष्ट्रीय उद्यान, देख लीजिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, नवीनतम है, और नवीनतम क्या हो जाएगा, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये नवीनतम है, देहिंग पटकाई। और जो इसके बाद इससे पहले जो बना था वो रायमोना था, रायमोना, ये दो नवीनतम है, और बाकी तो आपको मालूम होगा काजीरंगा है, असम है, मानस है, और डिब्रू साइकोबा है, नामेरी है, ओरांग है, ये तो आपको मालूम ही होंगे। अगला पारंपरिक क्वेश्चन कह रहा है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट के किस धातु का बना होता है? कहने का मतलब जो फिलामेंट होता है वे किस धातु का बना होता है, बताएंगे। टंगस्टन का, तांबे का, लोहे का, प्लेटिनम का। तो याद रखना है जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट का तार टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बताएं लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। विदेशिया किससे है? बिहार से संबंधित है, बिहार से, याद रखेंगे बिहार से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, जो आपके एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, वाल्मीकि, याद रखेंगे। चलिए बिहार का है वाल्मीकि। अगला राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं, बताएंगे। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड। पूर्वोत्तर के राज्य दिए गए हैं, सभी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए जो राजबाड़ी है इसका संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध नागालैंड से हो जाएगा, नागालैंड से, याद रखेंगे। नागालैंड को ही ये काफ़ी प्रचलित है, इसकी जो शासकीय भाषा है वो अंग्रेजी है, एकमात्र ऐसा शासक है। नागालैंड की जो सीमा है वो म्यांमार से मिलती है, आपको याद रखना है, जिसे आप लोग बर्मा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। देखिए ये आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपी ट्रिपल सीपेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये दर बूझी गई थी, लेकिन उसमें ऑप्शन जो थे वो थोड़े तगड़े हुए दिए थे, वो एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार से। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। देखिए इसका होता है रेनो दर, यानी कि इसका रेपो दर, रेपो दर के लिए रेनो दर लिखा है यहाँ पर, रेपो दर कर लीजिए, रेपो दर, रेपो दर। ठीक है, रेपो दर क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लिया आप कर्जा लेने बैंक, कोई बैंक ए है, ठीक है, अब ए के पास कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। देखिए ए के पास मान लिया पूंजी, ए बैंक है, इसके पास पूंजी है 5,000 रुपये की, सिर्फ मान लीजिए 5,000 की होती नहीं है, 5,000 की। अब आप कर्जा लेने गए तो आपने कहा हमको 1,000 रुपये, सॉरी मान लिया आपको चाहिए 6,000 रुपये का, मान लिया 5,000 का चाहिए, 5,000 रुपये का आपको कर्ज चाहिए।
आपने कहा 5,000 का कर्ज हमें चाहिए है, और ये जो बैंक ए है ये पहले जो कर्ज देता था वो 6% दर पर देता था, लेकिन आपने कहा हम ब्याज के लिए आपको 8% देंगे ब्याज का, आप हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अब 5,000 इसकी कुल सीमा है, तो ये कुछ तो रुपये अपने पास बचाएगा जिसे आदान प्रदान हो सके, और 4,000 रुपये जो क्या करेगा, 4,000 रुपये आपको दे देगा। अब 1,000 रुपये जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेगा, और भारतीय रिजर्व बैंक जो इसे देगी वो कुछ, मान लिया भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको दिया है 5% पर, 5% पर RBI ने इसे दिया है। तो जो 5% ये दर होती है इसी को रेपो रेट दर कहा जाता है। ये 5% की जो दर हुई इसी को रेपो रेट देता है। अब बैंक का क्या लाभ है, जो है 5 से 8 के बीच 3% का जो ये लाभ हुआ है, यही जो लाभ होता है यही होता है बीच में बैंकों का जो कर्ज देते हैं। इसमें कई बार घोटाला भी हो जाता है ज़्यादा के चक्कर में, जैसे आपने PNB वाला घोटाला सुना ही होगा, जिस पर हम चर्चा इस वक्त वीडियो में नहीं करेंगे। तो ये होता है रेपो रेट दर। अच्छा, अब चर्चा आ ही गई है तो सुन लीजिए, ये रेपो रेट दर हुआ। उसके बाद मान लिया RBI अब क्या करती है, RBI के पास पैसा कम पड़ गया, पैसा कम नहीं पड़ा, मान लिया अब ए बैंक है, बैंक ए है, अब ए बैंक ने कहा, ए बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, मान लिया किसी सब पर कर्जा था गांव वालों पर, गांव वालों ने सब कर्जा उठाकर जमा कर दिया बैंक ए के पास। अब बैंक ए के पास पूंजी हो गई 10,000, क्या हो गई पूंजी इसके पास 10,000 हो गई, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। अब इसको ज़रूरत सिर्फ 5,000 रुपयों की है, ठीक है। अब ये RBI से क्या कहेगा, ऐसा करो, RBI से कहेगा कि ऐसा करो, ये 5,000 जो रुपये हैं ये हमसे ले लो और उसके बदले में हमको क्या दो, ब्याज दो। तो RBI कहेगा हम तुमको 4% देंगे, क्या देंगे, 4%, और इसे ही कहते हैं रिवर्स रेपो रेट दर, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेपो रेट दर रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जो होगी वो हमेशा कम होगी, RBI हमेशा कम ब्याज देती है और लेती ज़्यादा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंकों के माध्यम में ऐसा बता रहा हूँ मैं, का निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, बताएंगे। कृषि भूमि क्षेत्र, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। कृषि भूमि क्षेत्रफल में तो रूस है, लेकिन कृषि के अनुसार भूमि में तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत जो है ये कृषि योग्य भूमि में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, करा पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हुई, ऐसा क्यों है। कहना का मतलब ये है, पश्चिमी घाट जो आप देखेंगे, पश्चिमी घाट ये रहा, ये वाला जो इलाका ये पश्चिमी घाट का है, तो पश्चिमी घाट ढालान जो है इसमें पूर्वी ढालानों की तुलना में, यहाँ की तुलना में यहाँ पर हैं घने वन हैं। देखिए अब पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, कोई इस प्रकार का ये पत्थर पहले हुआ करता था, पर्वत हुआ करता था, अचानक कोई क्रिया हुई और ये वाला जो ये क्षेत्र था ये कटकर कहाँ चला गया, समुद्र में चला गया, ये कटकर समुद्र में चला गया, बहुत ध्यान से समझिए। अब सिर्फ ये वाला क्षेत्र ही रह गया, एक मिनट, अब क्या रह गया, अब ए ही वाला सिर्फ क्षेत्र रह गया, ए वाला। अब जो ए वाला क्षेत्र रह गया है, अब ये वाला क्षेत्र जो है ये इस प्रकार से है, जिस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार से बना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, अब मान लिया मानसून यहाँ से आया, हिंद महासागर से नीचे से मानसून आया और इसमें आकर टकरा गया। अब जब भाई ये पर्वत है इसमें टकराएगा तो वर्षा यहीं पर होगी, अब यहाँ पर वर्षा होने लगी, और सबसे पहले कहाँ पर, यहाँ पर केरल में टकराता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। तो जहाँ से, जैसे यहाँ से कहते हैं वो गिर की पहाड़ियाँ जो आपकी यहाँ पर गुजरात में गिर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, यहाँ पर से कुछ मानसून निकल कर इधर वाले क्षेत्र में वर्षा करता है। तो कहने का मतलब इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है मानसून के कारण। ये सह्याद्री, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट को इसीलिए सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है इसलिए, और यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। भारत में अगर देखेंगे तो सदाबहार, जैसे पश्चिमी घाट में तो वहाँ पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन यहाँ भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन यहाँ भी पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा, भारत में, पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। देखिए वैसे अगर देखा जाए जिस प्रकार से हमारा देश है, जैसे दो शासन के स्तर हैं, एक केंद्र है एक राज्य है, अमेरिका में भी ऐसा है, एक केंद्र है एक राज्य है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि आपको केंद्र की नागरिकता अलग मिलेगी और राज्य की नागरिकता अलग मिलेगी। लेकिन भारत में क्या है, भारत में आप केंद्र, और भारत में भी क्या है, केंद्र है, भारत में क्या है, केंद्र है नहीं,
राज्य भी है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। का है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, आपको याद ना। और ऐसा कहाँ पर होता है, तो आपको याद ना, ऐसा कहाँ होता है, यूके में होता है। यूके में क्यों होता है, यूके में क्योंकि राज्य है नहीं, तो केंद्र ही वहाँ पर है। वहाँ पर क्या है, केंद्र ही है, सेंट्रल ही है। जब सेंट्रल है तो वहाँ पर क्या है, सेंट्रल की ही मतलब केंद्र के अनुसार ही आपको नागरिकता दी जाती है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केंद्र के अनुसार नागरिकता दी जाती है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है एकल नागरिकता का प्रावधान जो होगा भारत में होगा। क्योंकि हम भारत के लोग भारत को कहने का मतलब एक संघ के रूप में देखना चाहते हैं। साफ साफ अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नागरिकता है एकल होने पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हाँ, हम लोग मिलकर एक रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए।